ठीक है। परागण के दो भाग कौन कौन से? स्वपरागण दूसरा है परपरागण। ठीक है। स्वपरागण की बात करते हैं हम तब जब खुद उसी पौधे का वह पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पे पहुंचते हैं या उसी जाति के पुष्प पे पहुंचते हैं जिसमें हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण। जब हमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े जिसके द्वारा कि हमारे परागण के लिए किसी दूसरे के माध्यम को मतलब कीट पर ये सारी चीजें हैं, तो वो सारे जो हमारे परागण की विधियां होती हैं वो हमारे परपरागण के अंतर्गत आती हैं। अब स्वपरागण के पुष्प में लक्षण क्या होते हैं, क्यों उनमें पुष्प में स्वपरागण होता है? तो स्वपरागण का जो पुष्प होता है वो क्या होता है? रंगहीन। दूसरा गंधहीन, महक भी उसमें नहीं होती। तीसरा इससे स्वपरागण से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? शुद्ध नस्ली प्राप्त होगा। ये तो हो गए हमारे क्या हो गए? स्वपरागण के गुण में। ठीक है। अब इनसे हानियां क्या होगी कि जो भी लक्षण हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहे हैं वह अगली पीढ़ी में भी मिलेंगे। मतलब घटिया है तो घटिया ही हमें पेड़ पौधे प्राप्त होंगे, अच्छे बीज नहीं प्राप्त होंगे क्योंकि वह उसी प्रकार के पौधे में हो गया। रंगहीन गंधहीन ये तो अलग की चीजें हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग परपरागण। तो क्या होता है? ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं और गंध होता है इनमें। तीसरा माध्यम की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है। और इसके बाद उत्पन्न जो भी पेड़ पौधे होंगे वह संकर होने की संभावना होती है। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि उसी प्रजाति का केवल दूसरे पौधे से ना संक्रमण कराया जाए, हो सकता है। ठीक है। तो यह है हमारे परपरागण और स्वपरागण में अंतर। ठीक है। हाँ, स्वपरागण के पुष्प क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। परपरागण क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प होता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये पुष्पों में लैंगिक चरण के चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है तो वह क्या होता है? युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण का मतलब है कि नर जननांग का पुंकेसर का पूर्ण रूप से विकसित होना या मादा पुष्प का पूर्ण रूप से विकसित होना, जिसके फलस्वरूप पुंकेसर द्वारा हमारे लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन के द्वारा परागकण का निर्माण होता है तथा मज्जायान में गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु जनन के द्वारा क्या होता है? अंडक का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ये दोनों जब हो गए तो होता है परागण। अब परागण की प्रक्रिया के बाद होता है हमारा निषेचन। ठीक है। फिर निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? बीज व फल का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पुष्पीय पौधों में।
ठीक है, ये तीन चीजें समझ में आई। युग्मक निर्माण, परागण, निषेचन, फिर उसके बाद बीज व फल का निर्माण। ठीक है, यह प्रक्रिया होती है हमारे किसमें, वनस्पतियों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप। ठीक है, बीज व फल का निर्माण क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा अंडाशय होता है वह परिवर्तित होता है किसमें, फलों के रूप में। ठीक है, जिससे उसके अंदर, फल के अंदर फिर हमारे बीज का निर्माण होता है जो हमारे अगले पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब आ जाते हैं हम लोग मनुष्यों में। मनुष्यों में लैंगिक जनन का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्यों में लैंगिक जनन की स्थितियों को पाया जाता है तो इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का विकसित होना पाया जाता है। ठीक है, नर के द्वारा आपके क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है, या नर जननांग के अंतर्गत मादा जननांग के अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो नर जननांग की बात करते हैं हम, तो इसमें हमारे दोनों जांघों के बीच एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं वृषण कोश। इस वृषण कोश में दो गोलकों जैसी संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं हम लोग वृषण। ठीक है, इससे निकलती हुई एक नलिकाकार संरचना होती है तथा यहीं पे एक नलिकाकार और संरचना आती है जो कि मूत्र विसर्जन के कार्य करती है तथा यह हमारे शरीर में शीशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो कि नर के युग्मक के अंदर आपस में जुड़ा होता है या शीशन होता है। इसके बाद इसमें पाई जाती है आपकी ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, एक होती है मूत्र नलिका, दूसरा होते है वीर्य नलिका। ठीक है, तो ये सारे भाग है हमारे नर जननांग के। ठीक, अब आते हैं हम इसके बाद मादा जननांग। मादा जननांग की बात करते हैं तो यह हमारे स्त्रियों के गर्भ, या स्त्रियों में पाए जाने वाले अंगों की बात करते हैं कि योनि, भंग, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब,
ठीक है, ये सारे अंग पाए जाते हैं हमारे मादा जननांग के अंतर्गत। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं।